हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। बच्चों, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, कि ऑप्शन बी में टेढ़ी रेखा में, कि ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है तो बच्चों वह सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न बच्चों कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए अभी भी आई प्रश्न हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है निर्वात में, कि ऑप्शन बी में जल में, कि ऑप्शन सी में वायु में, कि ऑप्शन डी में कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग किस में होता है? तो कांच में होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों, यदि आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास का हर एक विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाई जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक आप लोग कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, कि ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, कि ऑप्शन डी में उत्तल लेंस लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण लगा रहता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण का, कि ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, कि ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा बच्चों कि आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही बना पा रहे हैं। पांचवा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है वास्तविक, कि ऑप्शन बी में काल्पनिक। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है डाइऑप्टर, कि ऑप्शन बी में ल्यूमेन, कि ऑप्शन सी में लक्स, कि ऑप्शन डी में एंगस्ट्रम। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बच्चों डाइऑप्टर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है किरण आरेख, कि ऑप्शन बी में फोकस, कि ऑप्शन सी में किरण पुंज, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों किरण आरेख है। यानी प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो जो 2D क्षमता वाले लेंस होते हैं उनका फोकसांतर कितना होता है? तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 20 सेंटीमीटर, कि ऑप्शन बी में 30 सेमी, कि ऑप्शन सी में 40 सेंटीमीटर, कि ऑप्शन डी में 50 सेमी। तो कितना होता है बच्चों? तो 50 सेंटीमीटर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नौवां प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता कितनी होगी बच्चों? तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यदि उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता प्लस में यानी धनात्मक में 2D होता है। ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये भी प्रश्न बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10वां प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ऑप्शन ए में करा है प्रकाश स्रोत कहते हैं, कि ऑप्शन बी में किरण पुंज, कि ऑप्शन सी में प्रदीप, कि ऑप्शन डी में प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, कि ए और बी दोनों हो जाएगा, कि ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो बच्चों धनात्मक होती है। आप लोग इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऑप्शन ए में कह रहा ऋणात्मक, कि ऑप्शन बी में धनात्मक, कि ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि बच्चों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे वहाँ पर हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर भी हर एक चीज़ भेजा जाता है। 13वां प्रश्न है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में करें अभिसारी लेंस, कि ऑप्शन बी में द्विउत्तल लेंस, कि ऑप्शन सी में अपसारी लेंस, कि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्शन ए में अभिसारी लेंस, कि ऑप्शन बी में द्विउत्तल लेंस, कि ऑप्शन सी में अपसारी लेंस, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में लिखते चलिए। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। बच्चों इसमें वह कौन पदार्थ है जिससे कि हम लेंस बना नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है जल से, कि ऑप्शन बी में कांच, कि ऑप्शन सी में प्लास्टिक, कि ऑप्शन डी में मिट्टी। तो किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। जल से भी बना सकते हैं हम लोग, कांच से भी और प्लास्टिक से भी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, कि ऑप्शन बी में उत्तल, कि ऑप्शन सी में अवतल, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्राप्त होता है बच्चों, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है समतल, कि ऑप्शन बी में अवतल, कि ऑप्शन सी में उत्तल, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अवतल दर्पण से वस्तु का हमेशा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 18वां प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए यह MVVI प्रश्न हो जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 है, कि ऑप्शन बी में 3, कि ऑप्शन सी में 4, कि ऑप्शन डी में 2। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो कितने हैं, तो 2 हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। बच्चों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह किधर मुड़ती है। ऑप्शन ए में करें अभिलंब से दूर, कि ऑप्शन बी में अभिलंब के निकट, कि ऑप्शन सी में अभिलंब के समांतर। तो किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तल लेंस का होता है, कि ऑप्शन बी में अवतल लेंस का, कि ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण का होता है, कि ऑप्शन डी में अवतल दर्पण का होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किसका होता है बच्चों,
तो यह उत्तल लेंस का होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होती है। तो साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। ऑप्शन ए में उत्तल दर्पण, सॉरी बच्चों अवतल दर्पण, कि ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन सी में उत्तल लेंस, कि ऑप्शन डी में प्रिज्म का। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा बच्चों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में करें आपतन कोण, कि ऑप्शन बी में परावर्तन कोण, कि ऑप्शन सी में निर्गत कोण, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो बच्चों निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। 24वां प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अवतल दर्पण का, कि ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, कि ऑप्शन सी में अवतल दर्पण, कि ऑप्शन डी में उत्तल लेंस। तो किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बच्चों। ऑप्शन ए में उत्तल लेंस, कि ऑप्शन बी में अवतल, कि ऑप्शन सी में बाइफोकल, कि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा बच्चों हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में करें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कि ऑप्शन बी में है कि परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, कि ऑप्शन सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण। तो क्या होता है बच्चों परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन ए में सीधा, कि ऑप्शन बी में उल्टा, कि ऑप्शन सी में दोनों, कि ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वह सीधा होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। 28वां प्रश्न है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है 2 होती है, कि ऑप्शन बी में 1, कि ऑप्शन सी में 3, कि ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट में लिखते चलिएगा। तो 2 होती है। आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, कि ऑप्शन बी में उत्तल, कि ऑप्शन सी है अवतल, कि ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो बच्चों अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1, कि ऑप्शन बी में 2, कि ऑप्शन सी में 3, कि ऑप्शन डी में 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो बच्चों 2 नियम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि साइन आई बटा साइन आर होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 32वां प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस होता है
एक उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस की आकृति कैसी होती है, तो ऐसी होती है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 33वां प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर कितना होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो कितना होता है बच्चों, तो यह V/U होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या के संबंध क्या है बच्चों, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। तो R बराबर 2F होता है। क्या होता है, तो R बराबर 2F। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो बच्चों वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।